We are going to start gaseous exchange in animals. Like plants, animals do exchange gases with the environment for the respiration process. जैसे कि प्लांट्स में हमें पता है कि गैसियस एक्सचेंज होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज का एक अमल होता है, जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. In order to obtain energy from food, they take in oxygen and give out the carbon dioxide. जब वो फूड से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं तो वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज़ अल्टीमेटली लिंक्ड विद रेस्पिरेशन. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो कि है, ठीक है, रेस्पिरेशन से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वो दे अंडरस्टैंड दैट इट्स ब्रीदिंग एक अलग पैटर्न है. ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जब हम बात कर रहे होते हैं या रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक बड़े पैमाने पे हम लोग बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है. ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. लेकिन जो कि गैसियस एक्सचेंज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके अंदर हम रेस्पिरेशन को कंसिडर करते हैं. द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर. जो कि एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो ज़ाहिर है पानी के साथ ही जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं. वेयर एज़ फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज़ एयर. ठीक है, जो कि वो जानवर जो कि लैंड पे रहते हैं या ज़मीन से हैं, मतलब उनका ताल्लुक़ जो कि पानी के अंदर नहीं रहते. ठीक है, सिंपली टू बी आंसर, तो वो एयर के साथ एक्सचेंज करते हैं गैस. The amount of molecular oxygen present in air is about 21%. जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो आपकी हवा के अंदर होती है वो 21% है. वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%. पानी के अंदर जितनी आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तादाद है वो सिर्फ 5% है, जबकि आपके एयर में उससे 4 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा है. ठीक है, और in order to exchange gases, animals have a respiratory surface. अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एनिमल्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जिसके ज़रिए जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व्स एज रेस्पिरेटरी सरफेस. प्रोटोजोआ के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करता है. In multicellular animals, their body surface or some internal surface could serve as the respiratory surface. जो कि आपके पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते. जैसे आपके पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास जानवर हैं, ठीक है, और जो कि आपके वो हम मोस्टली मल्टी सेलुलर वही होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख पाते. ठीक है, एक तो हम ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अलग कैटेगरी है एंड यूनिसेलुलर एक अलग कैटेगरी है. लेकिन मोस्टली यूनिसेलुलर जो होते हैं वो आपके पास छोटे ही होते हैं. ठीक है, सो इंटरनल सरफेस उनमें जो है रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करता है जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, एक तो थिन होता है, सही है, और वेट, परमिएबल, लार्ज इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी. अब ये जो है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस आपके पास एमसीक्यू में आ सकती हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से. proportion of respiratory surface, it must be sufficiently large enough to exchange gases for all the cells of the body. सही है, आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इतना बड़ा होना चाहिए जो कि गैसेस एक्सचेंज कर पाए विद द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. For example, the total surface area of respiratory surface in human is 20 times to the size of body. जो टोटल सरफेस एरिया है एक रेस्पिरेटरी सरफेस का, ठीक है, वो 20 गुना ज़्यादा है वो उस बॉडी की साइज़ से. सही है, एक ह्यूमन बॉडी की साइज़ से. सो
यही बात की गई है। अब लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सही है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कह लीजिए या साइज़ ऑफ द बॉडी कह लीजिए, एक ही बात है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो लार्ज सरफेस एरिया उनके पास होता है। एंड इंक्रीज सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज अलाउज अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा सरफेस होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए, वहाँ पे डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन पहुंचाने की और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की वो उतनी ज़्यादा होगी। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कॉम्पनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ रेशन ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें स्मॉल सरफेस एरिया जो है उसको कॉम्पनसेट कर पाएँ। ठीक है, टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एनिमल बॉडी, सही है। हम जब बात कर रहे हैं तो इन रिलेशन हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस की बात हो रही है इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ एनिमल बॉडी। तो यहाँ पे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के ऊपर। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज जो हमारे पास होती है जब मैंने जैसे कि कहा था कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग, वो आपके ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेल की सतह पे होती है वो आपके पास अकर होती है विद इन ह्यूमंस। लाइक अदर terrestrial vertebrates, our respiratory surface is located inside the body in the form of alveoli. हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के अंदर होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्वेलाई कंटेन्ड इन पेयर्ड ऑर्गन्स, जो कि लंग्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जो कि इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, और ये जो कि पेयर्ड ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हो गया, वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स। ठीक है, पेयर्ड लंग्स होते हैं हमारे पास, और वो थोरेसिक जो कि चेस्ट कैविटी होती है हमारे पास, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, और एयर पैसेज वेज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वो भी बेसिकली वो आपके पार्ट हैं। ठीक है, चेस्ट का जब आप उनको बेसिकली फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि एयर पैसेज वेज जस्ट बिलो दी इन लाइनिंग्स के प्रेजेंट होते हैं। लंग्स, ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी यानी जो कि अगर आपने स्पंज कभी देखा हो, ठीक है, तो स्पंज यहाँ पे वो वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब ने आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा, और ये नरम होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। इट इज़ रैप्ड इनटू टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन इनके ऊपर होती हैं। ठीक है, रैप्ड मतलब ये उनके ऊपर एक कवर के तौर पे काम करती हैं। द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड्स दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। अच्छा, प्लूरल मेम्ब्रेन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक फ्लूइड के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी फिलिंग होती है और वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट हम कहते हैं जब कोई एक किस्म का फ्लूइड हो, ठीक है, वो काम आ रहा हो उसके, जैसे हम लोग ठीक है, ऑयल को लुब्रिकेंट हम कहते हैं आम ज़बान पे, जो कि मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और ये जो लुब्रिकेंट जो होता है ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, और ईज़ आउट करता है इन रेस्पिरेशन को। दिस मेक्स ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। ठीक है, ब्रीथिंग मूवमेंट को ये ईज़ आउट करने में मदद करता है, मतलब उसको आसान करने में मदद करता है, और वो बाद में स्मूथली जो है एक प्रोसेस आपका कैरी आउट हो सकता है रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का मोस्टली। ठीक है, ब्रीथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। लंग्स आर इंक्लोज्ड इन अ बोनी केज। ठीक है, एक जो कि बोन्स
का एक केज बना होता है जिसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं, मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। ठीक है, एक स्टर्नम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रंट में मौजूद होता है, मतलब आगे उसके मौजूद होता है, और लंग्स उसके अंदर इंक्लोज होते हैं। ठीक है, जो कि एक बोनी केज के अंदर होते हैं। सही है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ठीक है, वो फ्रंट से लेके बैक तक जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जो है मौजूद होता है। रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स जो हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। जो कि थोरैक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको एक शीट ऑफ मसल मिलता है जहाँ जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, which separates it from abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी से वो उसको अलग करने में काम आता है, और वो जो कि थोरैक्स के नीचे वाले हिस्से पे मौजूद होता है। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, आपके जो जैसे हमारे पास सेल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसा ही आपके पास एक रेस्पिरेशन का जो मेन यूनिट होता है, ठीक है, वो एल्वेलाई होता है। अब सेल आपका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यहाँ पे हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन, वो ह्यूमंस के अंदर आपके पास लंग्स में एल्वेलाई होता है। बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन आपके पास लंग्स के अंदर एल्वेलाई के तौर पे मौजूद होता है। ईच एल्वेलस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, एल्वेलाई जो है वो खुद एक रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे काम करता है। इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पाउच की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कभी एल्वेलाई को गूगल किया हो तो आपको पता चलेगा कि एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल। एक लेयर ऑफ सेल उसमें मौजूद होती है। इट इज़ इनक्लोज बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। ये एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क जो है उसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और वो एक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। In each alveolus, exchange of gases takes place between air and blood. हर एल्वेलाई के अंदर एयर और ब्लड के बीच में जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। द एयर पैसेज वेज कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। जो नॉस्ट्रल होते हैं, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, और आपके पास ट्रैकिया होता है। ये आपके पास एयर पैसेज वे के हिस्से होते हैं, जो कि जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इनका हिस्सा है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स से एयर जो है वो दाखिल होती है। ठीक है, और ये फर्दर जाती है ट्रैकिया, और वहाँ पे ब्रोंका, ब्रोंकियोल वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेजल सैक थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जो है वो एयर आती है। दिस entire passage through the air passes is lined by mucus secreting ciliated cells. यहाँ पे जो पैसेज वे है वो म्यूकस सेक्रेटिंग सिलिएटेड सेल्स से बना होता है। सही है। The internal surface has rich blood capillaries which turn the incoming air slightly hot. इंटरनल सरफेस जो है वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि एयर को गर्म करती हैं। द हेयर्स इन द नेजल सैक एज वेल एज द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। जो कि हेयर होते हैं हमारे जो नेज़ल ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग और म्यूकस होता है। ठीक है, जो कि क्लीन करता है मतलब एयर को क्लीन करता है, और वो ट्रैप करता है और रिमूव करता है डस्ट और जर्म्स को। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जो है क्लीन एयर को वहाँ पे कंफर्म करता है कि यहाँ पे क्लीन एयर पहुँच रही है और यहाँ पे कोई मिलावट नहीं हो रही। तो वहाँ पे ट्रैपिंग का एक प्रोसेस होता है और रिमूविंग होती है डस्ट और जर्म्स की।